The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. The council maintains the standard of undergraduate medical education. देखो मैंने बोला ना कि अंडर ग्रेजुएट भी और पोस्ट ग्रेजुएट भी दोनों ही तरीके के मेडिकल एजुकेशन को मेंटेन करने का काम करती है आईएमसी. द काउंसिल में प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन, और जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे जाने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, वो प्रिस्क्राइब कौन करती है? आईएमसी ही प्रिस्क्राइब करती है. ठीक है. तो ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन जो कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट इंडिया की, उनमें मिनिमम कितने स्टैंडर्ड्स, कितना मिनिमम स्टैंडर्ड उनको फॉलो करना चाहिए, कितना मिनिमम स्टैंडर्ड उनको फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें कौन प्रिस्क्राइब कर रही है? आईएमसी प्रिस्क्राइब कर रही है. अब जो मेडिकल काउंसिल है वो मेडिकल इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करती है. मेडिकल इंस्पेक्टर्स. अब ये मेडिकल इंस्पेक्टर्स क्या करते हैं? सारी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में जाके ये देखते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, आपके एजुकेशन का लेवल कैसा है, आपके लैब के इक्विपमेंट्स कैसे हैं, ट्रेनिंग आपको किस तरीके से दी जा रही है. जो मेडिकल इंस्पेक्टर्स होते हैं वो इंटरफेयर नहीं करते, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटीज में जो सेट स्टैंडर्ड है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा है. कुछ ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं है जो कि अप्रूव नहीं है आईएमसी से एंड वो भी कॉलेज कंटिन्यू कर रहा है या फिर कंडक्ट कर रहा है. तो ये सारी की सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं मेडिकल इंस्पेक्टर्स, और वो रिपोर्ट बना के देते हैं आपके आईएमसी को भी और आपके कॉलेज को भी देते हैं. सो अगर आपकी जो कॉलेज है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वो सारे स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती है, तो वो अप्रूवल हो जाता है आईएमसी से कि आप आराम से अपनी कॉलेज रन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. पर अगर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी उस सेट स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करती या उस मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करती, तब फिर हो जाती है प्रॉब्लम. ठीक है. द इंस्पेक्टर हैव नो पावर टू इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेनिंग और एनी एग्जामिनेशन. द इंस्पेक्टर रिपोर्ट टू द काउंसिल. काउंसिल को रिपोर्ट करता है ऑन दी एडिक्वेसी कि कितना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है. द एडिक्वेसी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन इंक्लूडिंग स्टाफ, जितने स्टाफ होने चाहिए उतने स्टाफ है या नहीं है, जो भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो है या नहीं है, एकोमोडेशन प्रॉपर है या नहीं, ट्रेनिंग एंड अदर फैसिलिटीज विच इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर गिविंग मेडिकल एजुकेशन. सो ये प्रिस्क्रिप्शन किसने दिया है, किसने प्रिस्क्राइब किया है? आईएमसी ने ही बोला है. अगर आईएमसी के बताए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती है कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी, तब आईएमसी उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है. On the sufficiency of on the sufficiency on the sufficiency of every examination they attended. तो वो जितने भी एग्जामिनेशन अटेंड करते हैं उसमें उनको सफिशिएंट लगा या नहीं लगा, क्वालिटी सफिशिएंट लगी या नहीं लगी. The council forwards a copy of any such report to the university and medical institution which is concerned for its remark. A copy with remark of the university or institution is sent to the central government, और एक कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम भेजते हैं. If the council is not satisfied, अगर council satisfied नहीं है क्योंकि आपकी कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी ने मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया है, it can make a presentation, it can make a representation to the central government to withdraw the recognition. अगर नहीं होता है तो आपका रिकॉग्निशन विड्रॉ कर दिया जाएगा, आप आईएमसी रिकॉग्नाइज नहीं रहेंगे एंड आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो खराब होने वाला है. सो जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं, जो मेडिकल इंस्पेक्टर इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके बेसिस पे रिपोर्ट फॉर्मेशन होती है एंड अगर मेडिकल काउंसिल सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपके रिकॉग्निशन को विड्रॉ, आपकी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के रिकॉग्निशन को विड्रॉ कर सकता है. एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन ऑफ एनी कॉलेज और एनी यूनिवर्सिटी, चाहे वो कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, अगर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो उनका जो उनका रिकॉग्निशन है वो विड्रॉ कर लिया जाता है. अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रही है एंड उनका, अब आईएमसी ने बोल दिया कि ठीक है तुम्हारी कॉलेज तो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करती, तो हम तुमको निकाल रहे हैं आईएमसी में, हमने तुमको रिकॉग्नाइज किया, अब हम तुमको निकाल रहे हैं हमारे ग्रुप से. तो अगर कॉलेज फिर बोलती है या यूनिवर्सिटी बोलती है कि नहीं नहीं आपके सारे सेट स्टैंडर्ड हम फुलफिल कर लेंगे, हमें थोड़ा टाइम दो, हम सारा सही कर लेंगे, फिर उसके बाद अब हमें रिकॉग्नाइज कर लेना, क्योंकि कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती कि आईएमसी जो अप्रूवल दे रही है उनको वो विड्रॉ कर ले, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उनके ही कॉलेज के बच्चों के लिए और उनके लिए भी. तो फिर यूनिवर्सिटी बोलेगी या कॉलेज बोलेगी कि नहीं नहीं हमको थोड़ा टाइम दो, हम सारा स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करेंगे. तो जब ये इन्फॉर्मेशन वो दे देती है, जो कॉलेज इन्फॉर्मेशन देती है आईएमसी को कि हमको थोड़ा टाइम दो, हम मेंटेन करते हैं, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आईएमसी से जो इंस्पेक्टर्स है वो वापस से इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, वो वापस से ये देखने के लिए उस कॉलेज में जाते हैं कि इन्होंने जो भी स्टैंडर्ड
मेंटेन करने की बात करी थी वो उन्होंने करी है या नहीं करी है। तो अगर करी है तो रिकॉग्निशन रहता है, अगर तब भी नहीं करी है तो रिकॉग्निशन विड्रॉ कर लिया जाता है। Any university which grants a medical qualification not included in first schedule may apply to the central government to recognize the qualification। अगर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि मेडिकल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराती है, अगर वो फर्स्ट शेड्यूल में एंटर नहीं है ना, हमने प्रीवियस क्लास में शेड्यूल्स की बात करी थी, अगर वो फर्स्ट शेड्यूल में एंटर नहीं है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें रिकॉग्नाइज करो, हम मेडिकल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग द काउंसिल में may by notification in the official gazette amend the first schedule so as to include such qualification therein। so ये बात करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेडिकल काउंसिल से बात करती है, फिर अमेंडमेंट के थ्रू उस नई यूनिवर्सिटी या कॉलेज को हम इंक्लूड कर लेते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। मेडिकल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आर नॉट हेल्ड एट पर द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसीआई एज रिगार्डेड फॉर द ट्रेनिंग एंड अदर फैसिलिटीज। अगर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि एमसीआई रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो उसमें जो भी ट्रेनिंग हो रही है, जो भी फैसिलिटीज दे रही है, वो एमसीआई से उसको कोई लेना देना नहीं है और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक। देन वी हैव रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशंस। सो वो सारे लोग जो बाहर देश में मेडिकल की क्वालिफिकेशन लेते हैं एंड देन फिर वो वापस से इंडिया आते हैं, उनको ये हैंडल करती है। If an Indian national obtains a foreign qualification which is not included in part 2 of the third schedule, तो थर्ड शेड्यूल के पार्ट 2 में उनको क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। और अगर वो इंक्लूडेड नहीं है तो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द कोर्स ऑफ स्टडी। उसको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स उसने किया है, उसका सिलेबस क्या था, ड्यूरेशन क्या था उस कोर्स का, एंड वो फॉरवर्ड करना पड़ेगा आईएमसी को। इसके बाद जो अथॉरिटी है वो सारी चीजें चेक करेगी, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे सर्टिफिकेट्स आईएमसी को देने होते हैं, फिर रिकॉग्नाइज करती है आईएमसी एंड देन फिर अमेंड करके शेड्यूल थर्ड के पार्ट 2 को अमेंड करके आपको इंक्लूड करती है। एंड इसी वजह से एक एग्जामिनेशन भी होता है आईएमसी का उन सारे बच्चों के लिए जो बाहर से एजुकेशन देते हैं। अपील अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है। सो इफ द नेम ऑफ एनी पर्सन इज रिमूव फ्रॉम स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्टर। अब मैंने बताया है कि जिस बंदे का नाम स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्टर में, उसका इंडियन मेडिकल काउंसिल रजिस्टर में भी होता है। तो अगर किसी का स्टेट मेडिकल काउंसिल से रिमूव कर दिया गया है, ही में अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी का स्टेट मेडिकल काउंसिल से नाम हटा दिया गया है और वो बोलते हैं कि अरे हमारा नाम क्यों हटाया आपने, तो उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करनी पड़ेगी कि मेरे नाम को ऐसे ऐसे इन्होंने रिमूव कर दिया, आप इस पे इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है, एवरी सच अपील शुड स्टेट to the grounds of appeal and complaint by all the relevant documents within 30 days। so सारे relevant documents के साथ 30 days के अंदर अंदर आपको अपील करनी होती है। एंड इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल से डिस्कस करता है एंड देन अगर ये उनको लगता है कि हाँ इनका नाम फिर से इंक्लूड करा जाना चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड करती है, स्टेट मेडिकल काउंसिल इंक्लूड करती है एंड उसके बाद फिर इंडियन मेडिकल काउंसिल भी उनका नाम इंक्लूड कर लेती है। Then we have warning notice. The council may prescribe standard for professional conduct and etiquettes and a code of ethics। कोड ऑफ एथिक्स भी हमने थोड़े क्लास पहले ही पढ़ाया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। ठीक है, तो वहां से भी आप इसे जाके देख सकते हैं। फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर, अच्छा कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, एथिक्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, वो फॉलो करना जरूरी होता है। It can issue warning notice containing certain practices which are regarded as falling within the meaning of terms suspicious in the term serious professional misconduct। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको वार्निंग मिलेगी एंड आपको वहीं भी समझ जाना है। तो ये सारी चीजें कौन हैंडल करती है, ये सारी की सारी चीजें हैंडल करती है इंडियन मेडिकल काउंसिल। ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एंड ऐसे ही स्टेट मेडिकल काउंसिल भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैंडल करती है। बट आपको ये समझ में आ रहा होगा जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है वो सेंट्रल बेसिस पे ऑल ओवर द इंडिया एंड स्टेट विल बी एसोसिएटेड विद ओनली दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है। So I hope this video is helpful to you. If you like this video, you can click the like button. Or if you haven't subscribed our YouTube channel, आपको subscribe कर लेना है। You can follow us Instagram and Telegram. कोई question, query या doubt है, you can contact us through WhatsApp support number. सारी information आपको description में मिल जाएगी. So you can check our description. And thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.